मार्केट चल रहा है हमारा। मार्केट में हमने पिछली जो क्लास थी उनमें हमने 3 टाइप के कि जो हम क्या चल रहा है हमारा, इसमें भी बाजार में हमारा क्लासिफिकेशन चल रहा है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण चल रहा है किसका, मार्केट का, कि मार्केट को किस किस आधार पर बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। इसमें हमने 3 प्रकार से पिछली क्लास में बातें की थी। पहला हमने इसे बांटा था, किसके आधार पर बांटा था, इसमें हमने स्थान या क्षेत्र के आधार पर बांटा था मार्केट को। सबसे पहले हमने स्थान या क्षेत्र के आधार पर बांटा था। दूसरा हमने बांटा था समय के आधार पर बाजार। तीसरा हमने किया था कार्य के आधार पर बाजार। और आज की क्लास में करेंगे हम प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कितने प्रकार का होता है। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो बाजार है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। बाजार है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं, इस तरह का जो मार्केट है उसमें क्या होता है, जब किसी बाजार में वस्तु के अनेक क्रेता एवं विक्रेता हो। जब किसी बाजार में वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता हो तथा उन्हें बाजार की पूर्ण जानकारी हो, वह उनमें वस्तुओं को खरीदने व बेचने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा हो तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। फिर से बताती हूँ, जिस बाजार में वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता हों, लेने वाला और देने वाला, खरीदने वाला और बेचने वाला काफ़ी हो और उन्हें मार्केट की पूर्ण जानकारी हो, तो उनमें वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए पूर्ण रूप से उनके अंदर प्रतिस्पर्धा हो या कंपटीशन हो तो उसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। ऐसे बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा पूर्ण रूप से या चरम सीमा पर होती है। काफ़ी कंपटीशन होता है। आप जाते हो मार्केट में, देखते हो कि आपको सामान के लिए हमारे यहाँ आ जाओ बहन जी, हमारे यहाँ से ले लो, ये है, इधर आओ आपको अच्छा मिलेगा। तो ये क्या है, कंपटीशन ही होता है जो क्या करते हैं, वो कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं बातों के द्वारा, बुलाकर, अलग अलग कई प्रकार के प्रलोभन देकर। तो ये क्या है, कंपटीशन है। क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होने के कारण भी क्रेता या विक्रेता अपनी मांग और पूर्ति से बाजार को प्रभावित नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका जो संपूर्ण बाजार की मांग एवं पूर्ति में एक नगण्य भाग होता है। यानी उनका कोई रोल नहीं होता कि मांग कितनी है और उसकी पूर्ति कितनी है, वो ज़्यादा अहम नहीं रहती है इस प्रकार के मार्केट में। पूर्ण प्रतियोगी बाजारों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, काफ़ी सारी विशेषताएं होनी चाहिए जो इस प्रकार से है।
सबसे पहली जो विशेषता है, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होनी हो उनके अंदर। यानी इस प्रकार का जो बाजार है उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए कि खरीदने वाला और बेचने वाला है, क्रेता और विक्रेता की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर होनी चाहिए। दूसरी है ने उन्हें बाजार की दशाओं के बारे में पूर्ण जानकारी एवं ज्ञान हो। मार्केट के बारे में जितनी भी प्रकार की जानकारी या नॉलेज हो वो उन सभी को, दोनों को, क्रेता और विक्रेता दोनों को होनी चाहिए। उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता हो, यानी प्रोडक्टिविटी है उनमें पूर्ण क्या हो, गतिशीलता हो उत्पादन में। फिर है हमारा क्रेता एवं विक्रेता में पूर्ण एवं स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा हो उनके अंदर। वस्तु में समरूपता हो, अर्थात वस्तु विभेद नहीं होना चाहिए। बाजार में, समस्त बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होना चाहिए, अलग अलग मूल्य नहीं होना चाहिए, एक ही मूल्य होगा तभी क्या है, कंपटीशन बढ़ता है। फर्मों में प्रवेश एवं बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता हो। जो फर्म होती है उनमें पूर्ण रूप से आने और जाने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सभी विक्रेता वस्तु की एक समान इकाई बेचते हों। पूर्ण प्रतियोगी बाजार मात्र कोरी कल्पना है, हकीकत में यह कोई बाजार नहीं है, ऐसा कोई बाजार नहीं है। आप मार्केट में जाते हो तो आप देखते हो कि एक वस्तु के कई दाम भी होते हैं, मांग और पूर्ति में भी डिफरेंस हो जाता है, और क्या है, जो वस्तुएं हैं उनमें क्या है, एक समान इकाई भी नहीं रहती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ज़्यादा पॉसिबल नहीं है इस प्रकार के मार्केट में। दूसरे प्रकार के मार्केट की हम बात करते हैं, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। ये था पूर्ण, दूसरा है अपूर्ण। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, इस प्रकार के बाजार में क्या होता है, जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के तत्वों का अभाव हो, पूर्ण रूप से क्या ना हो, जो पिछली थी उसके अपोजिट हो, तो वो क्या कहलाता है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाता है। अपूर्ण बाजार उस दशा में कहा जाएगा जब क्रेता और विक्रेताओं को या कुछ क्रेताओं और कुछ विक्रेताओं को एक दूसरे के द्वारा दिया हुआ अथवा मांगा हुआ मूल्य ज्ञात नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, अपूर्ण बाजार कहलाता है। अपूर्ण बाजार की कई विशेषताएं होनी चाहिए, जो पूर्ण की थी वैसे ही क्या है, कुछ विशेषताएं अपूर्ण बाजार की भी होनी चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले है, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत कुछ कम होती है इसके अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा होती थी, इसमें कम होती है। इनमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, कंपटीशन नहीं होता है। साधनों में पूर्ण गतिशीलता नहीं पाई जाती है। क्रेताओं एवं विक्रेताओं को पूर्ण बाजार का ज्ञान नहीं होता है या किसी सामान का भी ज्ञान नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, वस्तु में समरूपता नहीं रहती, यानी समान रूपता नहीं रहती, अर्थात वस्तु विभेद रहता है, वस्तु में डिफरेंस होता है। और क्या होता है इस मार्केट के अंदर, वस्तु का मूल्य समान नहीं होता है, अलग अलग, एक ही वस्तु के अलग अलग मूल्य होते हैं। और वस्तु के साथ ही साधनों की कीमतों में अंतर होता है, वस्तु के साथ ही साधनों की जो कीमत है उनमें अंतर पाया जाता है। तो ये था हमारा दूसरा प्रकार का अपूर्ण बाजार हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं हमारा
थर्ड है जो हमारा इसके अंदर वो है एकाधिकार। रिफ्लेक्शन की वजह से इधर दिखाई नहीं दे रहा है, थर्ड है हमारा एकाधिकार। एकाधिकार के नाम से ही मोनोपोली जिसको बोलते हैं, वह बाजार जिसमें वस्तु का विक्रेता या पूर्तिकर्ता एक होता है। जिस बाजार में उस वस्तु को देने वाला बेचने वाला एक ही होता है तो उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। क्रेता एवं विक्रेता में क्या है, कोई भी इसमें कोई भी प्रतियोगिता नहीं होती है, प्रतियोगिता का पूर्ण अभाव होता है। वस्तु के मूल्य निर्धारण में विक्रेता का प्रभुत्व रहता है तथा मनमाने ढंग से मूल्य निर्धारित करके विक्रेता को बेचता है तथा विक्रेता विवश होकर वस्तुओं को खरीदता है। तो हम इसमें एकाधिकार बाजार की बात कर रहे थे, आपको बताया कि इसमें कोई भी वस्तु हो उसका एक ही विक्रेता होता है और उस वस्तु के विक्रेता एक ही होता है लेकिन खरीदने वाले कई होते हैं, उपभोक्ता उसके काफ़ी होते हैं। आप कई बार देखते हो कि कोई वस्तु होती है उसको खरीदने वाले अधिक होते हैं लेकिन बेचने वाला एक ही होता है। तो जो बेचने वाला है वो क्या करता है, वो उस वस्तु के मनमाने दाम वसूल करता है, फिर हमें ना चाहते हुए भी उस वस्तु को खरीदना पड़ता है क्योंकि हमें उस वस्तु की आवश्यकता होती है। वस्तु के मूल्य निर्धारण में विक्रेता का प्रभुत्व होता है, वो मनमाने ढंग से उसके रुपए मूल्य निर्धारित करता है और विक्रेता को बेचता है। जो क्रेता है वो उसको विक्रेता को मनमाने ढंग से बेचता है तथा विक्रेता विवश होकर उस वस्तु को खरीदता है क्योंकि उस वस्तु की कोई निकटतम स्थापन वस्तुओं का अभाव होता है, यानी उसकी जो भी वस्तु होती है उसका कोई सब्स्टिट्यूट दिखाई नहीं देता, उसके समान कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, तब उसे मजबूरी में उस वस्तु को खरीदना पड़ता है, उसका क्रय करना पड़ता है। एकाधिकार बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में विशेषता थी, वैसे ही एकाधिकार जो बाजार होते हैं उनमें भी विशेषता पाई जाती है। इसमें क्या होता है, विक्रेता एक होता है, क्रेता अनेक होते हैं, अर्थात मांग अधिक परंतु उस पर मूल्य पर उसकी पूर्ति पर विक्रेता का निर्धारण होता है। वस्तु की स्थापना वस्तुओं का अभाव होता है, इसमें एक ही फर्म उद्योग या कंपनी होती है, इसके अंदर पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है। विक्रेता द्वारा मनमाने ढंग से वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो ये था हमारा प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। अब हमारा जो लास्ट है बाजार है, लास्ट जो वर्गीकरण है वो है विक्रय की मात्रा के अनुसार। विक्रय की मात्रा के अनुसार बाजार का वर्गीकरण। तो इसमें क्या है, वस्तु की विक्रय की मात्रा की दृष्टि से बाजार दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला इसके अंदर होता है थोक बाजार।
यानी एक वस्तु की भी खरीद कर सकते हैं इस प्रकार के बाजार में। जो हम मोस्टली जो खरीदारी करते हैं वो क्या है, जो हमारे आसपास का जो बाजार होता है वो क्या होता है, खुदरा बाजार बोलते हैं इसको, खुदरा बाजार बोलते हैं। इसको होलसेल बोलते हैं, इसको रिटेल बोलते हैं। रिटेल बोलते हैं। इस प्रकार के बाजार में हम क्या करते हैं, एक एक आइटम खरीदते हैं, कोई भी एक कोलगेट है, एक ब्रश है, इस प्रकार से खरीदते हैं। लेकिन होलसेल में क्या करते हैं, जैसे हमें क्या लेना है, एक ब्रश लेना है तो ब्रश मात्रा क्वांटिटी कितनी लेंगे हम, जैसे कि 12 ले लिए, 1 दर्जन हो गया। तो ऐसे ही क्या लिया हमने, जैसे साबुन है तो साबुन भी हमने 6 ले ली, 12 ले ली। इस प्रकार से हमें क्या है, ज़्यादा लेनी पड़ती है होलसेल में। रिटेल में हम लूज भी ले सकते हैं, एक एक आइटम भी इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये है विक्रय की मात्रा के अनुसार बाजार। अगला जो बाजार है वैधानिक आधार पर बाजार। आधार पर बाजार। वैधानिक आधार पर जो बाजार है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। इसे भी 2 प्रकार है, इसके 2 भागों में इसे बांटा गया है। सबसे पहला इसके अंदर है खुला या उचित बाजार। खुला या उचित बाजार। और जो दूसरा होता है इसके अंदर वो होता है चोर बाजार या काला बाजार। चोर बाजार या काला बाजार। आप दिल्ली में सुनते हो कि चोर बाजार है वहां पर, तो ये क्या है, बाजार है। तो ये वैधानिक आधार पर बाजार है, उसे 2 भागों में बांटा गया है। खुला या उचित बाजार, इसमें क्या होता है, जब बाजार में वस्तुओं का क्रय और विक्रय निर्धारित मूल्य पर किया जाता है तो उसे खुला या उचित बाजार कहते हैं। इस ऐसे बाजार पर सरकार का नियंत्रण रहता है। दूसरा प्रकार का जो बाजार है, हमने बात की चोर बाजार या काला बाजार। जब किसी बाजार में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु खरीदी एवं बेची जाती है तो उसे अनुचित चोर या काला बाजार कहते हैं। तो उस प्रकार के बाजार को क्या कहते हैं, अनुचित, चोर और काला बाजार कहा जाता है। जिन वस्तुओं की मांग अधिक परंतु पूर्ति कम होती है तो उन्हें काला बाजार कहते हैं। मांग तो अधिक होती है परंतु उनकी पूर्ति कम होती है तो वह काला बाजार कहते, उसे काला बाजार कहते हैं। राशन का अनाज, शक्कर, केरोसिन तेल आदि को काला बाजार में बेच दिया जाता है। काला बाजारी की जाती है जब मांग अधिक हो जाती है और उसकी पूर्ति कम हो जाती है तो उन वस्तुओं की काला बाजारी शुरू हो जाती है, काला बाजार हो जाता है। इसी तरह दूसरे देशों से तस्करी की गई वस्तुओं को भी काले बाजार में बेचा जाता है। जैसे चंदन की लकड़ियां हैं, इस प्रकार की इनको आप देखते हो, ये तस्करी वगैरह करते हैं, छिपा कर ले जाते हैं इधर से उधर, तो ये क्या है, काला बाजार कहलाता है। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही, जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। इसे 4 भागों में बांटा गया था। तो आज की क्लास में हमने किया प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, विक्रय की मात्रा के आधार पर बाजार और वैधानिक आधार पर बाजार। प्रतियोगिता आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया था। विक्रय की मात्रा के अनुसार इसे 2 भागों में बांटा
क्लासिफिकेशन और मार्केट यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम कल की क्लास में करेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।